बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आसिफ अली जरदारी ने आज पाकिस्तान के 14वें सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद के जनाब सदर आसिफ अली जरदारी वो सिविलियन सदर हैं जो दूसरी बार, यानी पाकिस्तान के वो वाहिद शख्सियत हैं, सिविलियन शख्सियत हैं जो दूसरी बार सदर के ओहदे पर मुंतखब हुए हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। इससे पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को भी चीनी सदर ने मुबारकबाद दी थी। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख़ के हवाले से, पार्लिमानी तारीख़ के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है कि ये मरहला भी अपनी तकमील को पहुँचा है। नई मुंतखब हुकूमत भी आ चुकी है और अब जो अगला मरहला है वो वफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से है और इतलात यही आ रही हैं कि वफाकी काबीना के नामों पर भी गौर जारी है और जल्दी उसका ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर जाहिर है वफाकी काबीना का भी हलफ होना है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है आसिफ अली जरदारी अपने मुफाहिमत की पॉलिसी के हवाले से मशहूर हैं। इससे पहले हमने देखा कि मीसाक़ मईशत के हवाले से बात हुई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, तो वो बार बार साबिका जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उनको मीसाक़ मईशत के हवाले से बात करती थी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने एक और अहम बात की है और वो है मीसाक़ मुफाहिमत के हवाले से, यानी जो लीडरशिप है इन दोनों जमातों की वो मुफाहिमत के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब के अब ऐवान सदर में आ जाने से इस मुफाहिमत की जो पॉलिसी है जिस पर हम हमेशा से बात करते रहे हैं और जिसकी ज़रूरत भी हर दौर में महसूस की जाती रही है, क्योंकि ज़ाहिर है गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा तक़सीम देखी गई है, बहुत ज़्यादा गुस्सा और इश्तियाल देखा गया है। तो इस तमाम सूरत हाल को भी ठंडा करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। हमालिया जैसे मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, उनका हल मौजूदा नई हुकूमत के पास कैसा होगा। और एक बार फिर चूँकि ये एक मखलूत हुकूमत है तो जो इस मखलूत हुकूमत की जो इज्तिमाई दानिश है जिसको हम कलेक्टिव विजडम कहते हैं, वो किस कदर कारगर साबित होगी मसाइल के हल में, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब कैसर अहमद शेख साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब शकील अहमद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन। तो बैरिस्टर आमिर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपको मुबारक हो। यकीनन आज एक अहम दिन है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, सदर आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। कितना अहम दिन है आपके लिए और बहैसियत मजमूई पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक जावेद इकबाल साहब। देखिए, पाकिस्तान के लिए एक तो इसलिए बड़ा अहम दिन है कि अब ये कम से कम 21वीं सदी में जब से हम दाखिल हुए हैं तो हमारी पार्लिमानी जमहूरियत मजबूत हुई है कि असम्बलीज ने अपनी मुद्दत पूरी की है और आज 14वें सदर ने उठाया है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख एक इस तरह बनी है कि पहले सिविलियन प्रेसिडेंट हैं जिन्हें दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुंतखब किया गया है, तो ये एक कदम आगे भी है। और फिर जैसे आपको पता है कि ऐवान सदर पाकिस्तान की 75 साल तारीख में साजिशों का गढ़ रहा है और या फिर अज़्वे मुअत्तल रहा है। या तो वहाँ पे ऐसा सदर बैठा होता था जो पूरे इख्तियारात को आमराना तौर पे अपने पास रखता था, या फिर अज़्वे मुअत्तल ऐसा सदर जिसे कोई घास भी नहीं डालता था या पूछता ही नहीं था। तो मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के ऐवान सदर में मौजूद होने से एक तो ये होता है कि सदारत का ओहदा मजीद जो भी उसका वक़ार है उसको मलूज़े खातिर रखा जाता है, और दूसरा वहाँ से साजिशें नहीं होती बल्कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाता है। वो पाकिस्तान के पहले सदर हैं जिन्होंने अपने सारे इख्तियारात पार्लिमान को तफवीज़ किए और पार्लिमान ने वो इख्तियारात सूबों तक लेके गई वफाकी हुकूमत के जरिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब हमें आगे बढ़ना है, बड़ा मुश्किल वक्त है आज के। हमारा जो है पाकिस्तान के अंदर एक नफरत और तकसीम की ऐसी सियासत को यहाँ पे राइज किया गया है
कि जहाँ पे अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ चुका है, जहाँ पे एक दूसरे को गालम गलोच से आगे जाके अब तो कोई कबूल ही नहीं कर रहा है एक दूसरे को, कोई हैसियत कबूल नहीं करना चाहता, एक दूसरे को ओहदे को नहीं कबूल करना चाहता, आइन को नहीं कबूल करना चाहता किसी को। और सियासी तौर पे ये नहीं हो सकता कि मैं किसी को शर्फ कबूलियत बख्शूं और वो मुझे कबूल ना करे। ये तो दोनों दो तरफा मामला है। मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को एक फादर फिगर की जरूरत थी जो कि सिंबल ऑफ फेडरेशन हो। यही प्रेसिडेंट का काम होता है। प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव रोल कुछ नहीं होता। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है, तो उसका जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट की स्मूथ फंक्शनिंग है। हुकूमत को एक हर साल एक रहनुमाई देना है कि हुकूमत कैसे काम करे, और ये रहनुमाई करना मतलब एक फादर फिगर का रोल। तो मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जहाँ पे जमहूरियत के मुहाफिज रहे हैं, आइन के अलमबरदार रहे हैं, और पाकिस्तान खपे उनका एक इख्तियारा और अलामत है। इस वक्त में, जब मुश्किल वक्त में, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कम्बिनेशन, भले एक तरफ नफरत और तकसीम है, लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ, मैं समझता हूँ एक ऐसा कम्बिनेशन है जहाँ पे ईगोज का इतना दखल नहीं है, जिद नहीं है, दूसरे को तस्लीम करने का रुझान है, और एक दूसरे की बात सुनना और बात करने का रुझान है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस कम्बिनेशन के साथ एक अच्छी गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। और अगर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट रहनुमाई लेते रहे प्रेसिडेंट साहब से और प्रेसिडेंट उनकी रहनुमाई करते रहे, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से जल्द बाहर निकले। बिल्कुल ठीक है। कैसर अहमद शेख साहब, आपके ख्याल में कितनी अहम डेवलपमेंट है आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में और मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर? बहुत बड़े मसाइल हैं। लगता है कि आपको कि कॉम्बिनेशन जो है, जैसे PDM की हुकूमत थी पिछले 16 माह, आपने एक तजर्बा किया, वही तजर्बा अब आपके भी काम आएगा, एक बार फिर काम आएगा, और मुल्क को आगे लेके चलेंगे आप लोग? जी, बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने बड़ी तफसील से ये बात की है और बड़ा खुशाइंद है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सदर साहब को। यकीनन वो मफाहमत के बादशाह हैं। वो हमेशा उन्होंने मफाहमत की बात की है, और बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी, जब बेनज़ीर साहबा का हुआ जो बेईमाना कत्ल हुआ, और फिर उसमें भी उस वक़्त कहा उन्होंने कि पाकिस्तान खपे। बहुत बड़ी बात थी जब पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी और बड़ा मुश्किल हालात थे। तो सदर जरदारी साहब एक दिलेर पॉलिटिशियन है। उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। जब पिछले प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपने पावर्स को, बहुत बड़ी बात है, कोई अपनी पावर्स को छोड़ता नहीं है, बिल्कुल। तो उन्होंने वो जो प्रैक्टिकल सामने, और मैं उनसे भी काफ़ी अरसे से उनके साथ पार्लियामेंट में, असम्बली में काम करता हूँ। मैंने हमेशा उनको यही देखा है कि वो ठंडे मिजाज के हैं और मुफाहमत को पसंद करते हैं। अब जो आपने कहा ना, असल पाकिस्तान तो इस वक्त बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है। कोई इतना आसान काम नहीं है पाकिस्तान में। जब 16 महीने की हुकूमत आई तो मैंने शुरू में ही पहले 2-3 हफ्तों में ही असम्बली में बहुत तफसील से कहा, क्योंकि उस वक्त PTI तो ये लगे हुई थे कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, जल्द से होने चाहिए। मैंने कहा इस वक्त हमारा मुल्क मुतहम्मल ही नहीं हो सकता, हालात बड़े वार्न किया। मैंने कहा जब तक आप सब मिल के नहीं बैठेंगे और समझेंगे नहीं, मुल्क तो हमारा नीचे से नीचे जा रहा है। और अब देखो 3 महीने का उस वक्त भी हमारे पास रिज़र्व नहीं था, अभी भी थ्रू आउट इस वक्त भी रिज़र्व नहीं है हमारे पास। और IMF से जिस मुश्किल से समझौता हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाके उनको जाना पड़ा, और फिर उस लेवल पे, क्योंकि हमारा उस वक्त मसला ये था कि हम डिफ़ॉल्ट हो रहे थे और उससे बचना ही सबसे प्रायोरिटी थी। हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया और हमने ये कहा कि पहले अपनी रियासत को बचाना चाहिए। लेकिन अब मैं ये बताऊं आपको कि हमें अभी भी शायद समझ नहीं आ रही। मैंने देखा है, जो हमारी कैबिनेट में नाम मैंने देखे हैं, इस वक्त मुल्क को ग्रोथ की ज़रूरत है। सिर्फ IMF फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो होते हैं ना, उनका अक्सर यही काम रहा है सारा दिन कि वो IMF से कर्जा लेना किस तरह है और उस कर्जे को चुकाना किस तरह है। इस वक्त हमारा मुल्क जो है 24 करोड़ लोगों का मुल्क है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा है कि 2030 तक हम G20 में चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात की है।
बड़ी अपहिल टास्क है। मैं हैरान हूँ कि किस तरह इतनी बड़ी बात उन्होंने कर ली है, लेकिन उसके लिए लेकिन एक कमिटमेंट के साथ है कि इस कमिटमेंट के है, साथ हमने काम करना है। जज्बा है उनमें। मैं लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ बात करना अपनी जगह पे ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही। हमें ग्रोथ करना है। हमारा इस वक्त जावेद इकबाल साहब, पूरी जो तरक्की हो रही है ना, वो यूरोप में नहीं हो रही, अमेरिका में नहीं हो रही, वो हमारे खित्ते में हो रही है। ठीक। हमारे खित्ते में चाइना, इंडिया, बांग्लादेश 8% से तरक्की कर रहे हैं। फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है हमारे रीजन में, और सबसे ज़्यादा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर आ रही है। इंडिया में लाइन लगी हुई है, कोई 80-80 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे यहाँ को 1.5-2 अरब डॉलर, अब अंदाज़ा आप कर लीजिए कि क्या सूरत है हमारे यहाँ। उसके अलावा जो सियासी मामलात हैं, हमारी फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, और हमारे पास डिफेंस का बजट ही नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, हमारे पास ग्रोथ नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बताऊं जावेद इकबाल साहब कि 2017 में पाकिस्तान का डिफेंस का बजट, ये एक्चुअल फिगर्स दे रहा हूँ आपको, $10 बिलियन था और इंडिया का $40 बिलियन था, 4 गुना था। आज 7 साल बाद हमारा 10 से कम होकर 6.5 हो गया है बिलियन डॉलर, और इंडिया का $40 बिलियन से बढ़ के $85 बिलियन हो गया है। तो अभी वो हमसे 12-13 गुना हो गए हैं। अब बताइए कि क्योंकि हम तरक्की नहीं कर रहे, हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं है। सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको प्राइवेट अपने सेक्टर को ग्रोथ देनी पड़ेगी। ठीक। और ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर आपको चाहिए जो उनके करीब हो, जो उनके साथ इंटरेक्शन कर सके, जो उनकी बात को समझ सके। कॉन्फिडेंस होना सबसे पहली ज़रूरत है। ठीक है। और ये बहुत मुश्किल हालात हैं, हम सबको मिलजुल के काम करना है। शकील साहब, आप बताइए कि ये जो कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है इस हुकूमत में, 2 बड़ी पार्टियों का, साथ में ज़ाहिर है MQM भी है, ये कितना अहम होगा पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से? और फिर जो एक पोलराइजेशन हम देखते हैं, एक तकसीम देखते हैं, जिसमें हम तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामान के अंदर भी देखते हैं, वो आज भी एहतजाज कर रहे थे, वो सड़कों पर ही हैं, रवैया उनका वही है। जावेद इकबाल साहब, एक तो आपने रिसेंटली अगर पास में देखें, जैसे जो ऐवान सदर का रोल रहा बदकिस्मती से पिछले जब PDM की हुकूमत थी, उसके अंदर तो इंतहाई मनफी रहा। आपने देखा कभी कोई करारदाद यानी उसको रोक लेना, वीटो कर देना, बिल को रोक लेना। तो एक आप देखते थे कि जो हमें झगड़े नज़र आते थे ऐवान के अंदर, रोड्स के ऊपर, वही उसी का बैकअप जो होता था वो ऐवान सदर से भी नज़र आता था। तो आज जब 14 सदर मुंतखब हुए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब जो मुंतखब हुए हैं, इसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि दोनों की शख्सियात, अगर आप देखें, प्रोफेसर अहमद साहब ने बड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात की कि दोनों की शख्सियात ऐसी हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर देखें हमेशा इन्होंने मुफाहमत का रोल प्ले किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर मियां शहबाज साहब का रोल देखें तो हमेशा वो भी जो चाहे वो उनकी पार्टी की लीडरशिप है उसको भी लेके या दीगर इदारों के साथ भी उन्होंने हमेशा एक ऐसा रोल प्ले किया कि इनको काम करने के अंदर आसानी हो। एक लिजान बनता नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से ऐवान सदर है, ऐवान वज़ीर-ए-आज़म है, अब जो पाकिस्तान जिस मसाइल से गुजर रहा है, जिसकी निशानी अभी शेख साहब ने भी की, इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है, दिफाई बजट आपका कट हो चुका है, और IMF के साथ आपको किस तरीके से जाके आपको जो है वो डील्स करनी पड़ रही हैं। और साथ साथ अगर आप खारजा पॉलिसी आप देखें, उसके अंदर जो एक 3.5 साल का दौर था जिसके अंदर बहुत सारे आपके हमसाया ममालिक आपसे दूर हो चुके थे। तो मैं ये समझता हूँ जब तक आपके अपने घर के अंदर आप ये साबित नहीं करेंगे कि आप ऐसे हालात पैदा नहीं करेंगे बाहर नज़र आए लोगों को कि आप इस अंदाज से, ये वो गवर्नमेंट है कि जो न सिर्फ आवाम के लिए जो है वो कुछ करना चाहती है, और साथ साथ इनके अंदर अपने अंदर वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो चीज़ नहीं है कि आप देखिए जैसा पहला इजलास था उसके अंदर वो होटिंग या उस अंदाज से प्ले कार्ड्स ले आना या एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, इस तरह लगता है जैसा ये ईवान नहीं है, ये एक मछली मंडी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि आसिफ अली जरदारी जैसी शख्सियत का सदर मुंतखब होना है, जिस तरह उन्होंने माजी में भी आपने देखा, वो जब सदर मुंतखब हुए तो उसके बाद उन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को तजवीज़ की, जिससे पार्लियामेंट मजबूत हुई। तो अभी भी ये उम्मीद की जा सकती है कि उनके मुंतखब होने के बाद पार्लियामेंट और दीगर जो इदारे हैं वो मजबूत होंगे, और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की तरक्की का एक जो दौर है जो बहुत पहले रुक चुका है, इंशाल्लाह वो दौर दोबारा शुरू होगा, ये उम्मीद। और ज़ाहिर है जब तक
ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये इस तरह की सूरत ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं आएगी। इवन जो आपके अपने सरमायाकार हैं, जो आपकी अपनी कारोबारी शख्सियात हैं, वो यहाँ से निकल कर बाहर दीगर ममालिक में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करें। जैसे शेख साहब ने जिक्र किया कि आपके हमसाया ममालिक में आप देखें, भारत को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, आप दीगर ममालिक को देखें, तो ऐसे वक्त में ऐसी टीम की ज़रूरत थी जो इस तरह की पॉलिसी लेके आए जिसके ऊपर न सिर्फ आपके अंदर जो आपकी आवाम उसका इत्मीनान बहाल हो, उसके साथ साथ जो आपके ओवरसीज़ कम्युनिटी हैं जो एक बहुत बड़ा सरमाया बाहर से बेचते हैं, उनका जो है इत्मीनान बहाल हो। जब ये इत्मीनान बहाल होगा, इस पे हम दोबारा भी बात करेंगे आपसे शकील साहब, क्योंकि आप भी ट्रैवल भी करते रहते हैं, आपका भी रब्ता है ओवरसीज़ के साथ। लेकिन बैरिस्टर आमिर साहब, आप फरमाइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब अब जब दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं, तो जब पहली बार वो सदर मुंतखब हुए थे तो उससे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। जब पहली बार वो ऐवान सदर में गए थे तो उस वक्त इख्तियारात का इर्तिकाज़ ऐवान सदर में था और उन्होंने वो इख्तियारात पार्लियामान को दिए, उन्होंने पार्लियामेंट को वापस किए, वज़ीर आज़म को बाइख्तियार बनाया। इस वक्त जब गए हैं तो एक ऐसी सूरत में गए हैं कि इख्तियारात तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट के पास हैं, लेकिन एक लेगेसी भी होती है। हम उस वक्त भी, यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी पहली सदारत के दौरान ये काम किया तो आज तक हम सब याद कर रहे हैं उनको। आउटगोइंग प्रेसिडेंट गए हैं अलवी साहब, हमने देखा है कि असम्बलियों की रेजोल्यूशन हो या फिर चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस हो ज़माने में जो अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने भेजे थे, फिर उसके बाद इलेक्शन की तारीखें हों या फिर और मामलात हों, कभी ट्वीट्स नज़र आती हैं, क्या लेगेसी छोड़ के गए हैं? देखिए, वो लेगेसी तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान को इन 5-5.5 सालों के अंदर जो मुश्किल सूरत हाल का सामना था, उस वक्त कोई बड़ा मौजूद नहीं था कि जो तमाम पॉलिटिशियंस को बिठा सकता या इदारों के दरमियान होने वाली। और इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि वो सदर पाकिस्तान अपनी पार्टी के और इदारों के दरमियान अगर कोई गलत फहमियाँ थी तो उन्हें दूर करने की बजाय उसमें उसने इजाफा किया। आपको याद होगा कि 9 मई के वाक़यात पे एक मुजरमाना खामोशी इख्तियार की गई, उसकी तरफ से जो चीफ मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी था और आर्म्ड फोर्सेस को भी ऐड करता था, और उस बंदे की तरफ से इस तरह की खामोशी, मुजरमाना खामोशी होना। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो उन्हें आइन शिकन कह ही चुकी है। उसके बाद बारहा मतलब वजीर आजम शहबाज शरीफ से ओथ ना लेना, वुज़रा से ओथ ना लेने की हर वक्त बहाना करना, पार्लियामेंट की और गवर्नमेंट की तरफ से भेजी गई कानून साजी के ऊपर बैठे रहना, उन्हें वापस भेजना, फिर ये पार्लियामेंट का इजलास बुलाना नई हुकूमत के लिए। तो एक वजह नहीं है, बहुत सी है। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि कई दफ़ा अगर कोई छोटा शख्स बड़े ओहदे पे बैठ जाए तो उसे बेवकार करता है, और अगर कोई बड़ा शख्स बड़े ओहदे पे बैठे तो उसे मजीद बावकार करता है। तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का अगर आज इर्तकाज नहीं है इख्तियारात का, लेकिन एक चीज होगी कि पार्लियामेंट को जब भी रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट को जहां पे रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपके पास सिंबल ऑफ फेडरेशन एक ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद होगा जो पार्लियामान की भी सही रहनुमाई करेगा, हुकूमत की भी रहनुमाई करेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई इदारों के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान कोई इदारों में स्मूथ फंक्शनिंग ना हो तो उसे भी वो बेहतर तरीके से उसके लिए काम करेगा। और बहुत बड़ा काम जो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कर सकते हैं और करेंगे भी, एक तो आपके इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए बहुत सारा काम वो कर सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स पे कर सकते हैं, और मुल्क के अंदर नफरत और तकसीम की सियासत के खात्मे के लिए वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बिठा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो दूसरी भी पॉलिटिकल फोर्स हो। अगर कोई पॉलिटिकल फोर्स होगी तो मैं मान ही नहीं सकता कि आसिफ अली जरदारी साहब उसे कायल नहीं कर सकते, टेबल पे नहीं बिठा सकते, मामलात को अफाम तफहीम से हल नहीं करवा सकते। लेकिन अगर कोई माने ही ना, अगर कोई रियासत को ना माने, रियासत के आइन को ना माने, रियासत के इदारों को ना माने, सदर पाकिस्तान को ना माने, वजीर आजम पाकिस्तान को ना माने, हुकूमत को ना माने, कानून को ना माने, तो फिर उसे कौन मानेगा या उसके मुतालबात कौन मानेगा? तो इसलिए उम्मीद तो है कि कबूलियत मेरी तभी होगी जब मैं किसी को कबूल करूंगा। तो अगर आइन को और आइनी इदारों को माना जाएगा तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो करने का काम है
आज इख्तियारात का इर्तकाज प्रेसिडेंसी में नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मुफाहमत की पॉलिसी के साथ और अपने सिंबल ऑफ फेडरेशन का होते सूबों के दरमियान हम आंगी पैदा कर सकते हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान कर सकते हैं, जिसकी कि मुल्क को ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। एक तो प्राइम मिनिस्टर को जब भी ज़रूरत होगी बहुत से मामलात के ऊपर, तो इत्तेहादी जमात भी है उनकी, तो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरमियान मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप आएगा, जिससे पार्लियामेंट भी बेहतर तरीके से काम करेगी और करनी चाहिए भी। जावेद इकबाल साहब, एक तो हमारी तवक्कुआत है, एक इनकी कंपल्शन भी है। मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट साहब की भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी, क्योंकि लोगों ने इन्हें, वजीर आजम साहब भी दूसरी तरफ दफा मुंतखब हुए हैं, प्रेसिडेंट साहब भी दूसरी दफा मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, गरीब लोग, मफलूकुल खाल लोग और मेजॉरिटी तंग आए बैठे हैं। अब रियासत को अवाम की रियासत बनाना पड़ेगा, रियासत के वसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ना पड़ेगा। प्रेसिडेंट साहब ने पहले भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था, पक्के रोजगार और बहुत सारे लोगों के लिए रिलीफ लेके आए थे, तनख्वाहों में इजाफा इन्होंने करवाया था। तो मैं समझता हूँ अब अगर दोनों ये जो हमारे रहनुमा हैं, प्रेसिडेंट साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी, उनकी तरजीह आम आदमी होना चाहिए, अवाम होनी चाहिए। अशराफिया को अब मेरे ख्याल से कंट्रोल करके उनसे लेके हक और अवाम को लौटाना, यही इन दोनों का फर्ज है। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, ये जो पोलराइजेशन की हम बात कर रहे थे, एक तकसीम तो है, कई सालों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर तहरीक इंसाफ ने बड़ी एक एग्रेसिव किस्म की सियासत की, और वो एग्रेसिव सियासत उसमें हमने देखा गुज़श्ता कई सालों के अंदर। अब जाहिर है वो पार्लियामेंट के अंदर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शक्ल में मौजूद है, लेकिन आपको लगता है कि कभी वो अपना किरदार अदा करेंगे जो एक अपोजिशन का होता है? यानी जमहूरियत के अंदर जितना अहम किरदार हुकूमत का है अवामी मसाइल के हल के लिए, उतना ही अहम किरदार अपोजिशन का भी होता है, अगर अपोजिशन उसको समझे। मुश्किल ही यही रही। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़ा यूनानिमस है इसमें। 47 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, वो इलाके जो कि ज़्यादा जहाँ तालीम थी वो इंडिया के हिस्से में आए, उन इलाकों में जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री थी वो इंडिया के हिस्सों में आए। लेकिन 1990 तक, 47 से लेकर 90 तक 43 साल हम ज़्यादा डेवलप कर रहे थे। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। कोरिया हमसे प्लानिंग ले रहा था, चाइना में जाता था तो चाइना, मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ तो उनके पास तो कोई हालत ही नहीं थी, उनके पाँव में जूती नहीं थी, और बहुत बुरा हाल था। मैं 72 में फर्स्ट टाइम किया। अप टू 90 में पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना इकानमी थी, एग्जैक्ट फिगर्स दे रहा हूँ, यानी 90 तक हम, और उनकी आबादी 6 गुना थी। हमारा पर कैपिटा 50% ज़्यादा था, हमारी करेंसी उनसे मजबूत थी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, ये जो हमने शुरू की, ये कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स शुरू की, तो हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया, और हम तो उस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। अभी भी यही हो रहा है। जो कुछ देखिए धरने शुरू हुए, जब हालांकि बड़ी सियासी जमातों को तो समझ आ गई ना, आपको, पीपल्स पार्टी को, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, बिल्कुल की, और अभी भी हम ये मफाहमत की बात कर रहे हैं। उनसे भी कई बार कहा, जब हम अपोजिशन में थे, वो हुकूमत कर रहे थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, अपोजिशन लीडर, और मियाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, हमने कहा कि आइए बैठ जाइए, कोई जो मामलात हैं, मैं खुद चेयरमैन था फाइनेंस कमेटी का, मैंने कई बार कहा कि जिस किस्म के भी आपके कोई सब्जेक्ट है, आइए हम डिस्कस करें उसको, उसका हल निकालने की कोशिश करें। लेकिन वो तो क्योंकि बैठे ही नहीं। मैं आपसे बता ये रहा था कि कन्फ्रंटेशन ने हमें दिया क्या। आज 2% ग्रोथ है और 2.5% के करीब हमारी आबादी बढ़ रही है, और दुनिया कहाँ चली गई, 4 गुना से आज इंडिया 12-13 गुना हो गया। तो हम कहाँ रह गए, चाइना कहाँ चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया। हमारी तो एक्सपोर्ट ही नहीं है। सारी दुनिया ने जो तरक्की की है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से की है, और हम और ये अपने मुल्क में ग्रोथ SMEs को ग्रो किया है। देखिए फार्मूले सबको पता है, हमने खुद, मैं पता नहीं दुनिया के 50-60 मुल्कों में जाता रहा हूँ बिज़नेस के लिए, और वो लोग वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे लोग, हम तो सारे ममालिक हमसे बहुत नीचे थे डेवलपमेंट में। लेकिन क्या हुआ, हमने जब ये पॉलिसी हमें समझ आ जानी चाहिए। देखिए गलतियाँ हुई हैं, ये कहना कि किसी से गलती नहीं हुई है,
मुल्क तो सबका है ना जी। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो किसी तरफ आते ही नहीं है। वो तो धरने से शुरू हुए जब प्रेसिडेंट शी आ रहे थे यहाँ चाइना 2014 में, उन्होंने धरना दे दिया। वो 11 साल से उनकी अपनी 155 सीट्स थी, वो सीटों से उन्होंने विथड्रा कर लिया। अब मुझे समझ, अब एक एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। उस वक्त 155 सीटों से छोड़ दी उन्होंने, पंजाब हुकूमत छोड़ दी, बिल्कुल KP के हुकूमत छोड़ दी। ये कौन सी सियासत है? सिर्फ यही है कि एक मुफाहमत नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट। वो उनका कहना है जी हमें पहले 2/3 मेजॉरिटी मिले। अब वो 2/3 मेजॉरिटी इन हालात में जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज पॉपुलर हैं अपने अपने एरियाज में, ये तो मुमकिन नहीं है। जो मैंडेट है लोगों का वही तकरीबन, ये जो सीटें हैं ना, काफ़ी वावेला हो रहा है इलेक्शन पे। कहीं हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन वही सीटें उतनी तादाद में आई हैं जो 2018 में थी। वही तादाद उन पार्टियों उसी किस्म का मैंडेट है, लगभग वही है। और वही इसी तरह 16 महीने में हमने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, अभी भी वही हम मिल के कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं। लेकिन इस बार अच्छा क्या है कि पीपल पार्टी ने जो कहा है ना कि हम कैबिनेट में नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ एक अच्छा स्टेप है। उन्होंने तमाम चैलेंज हमारे ऊपर कहा है कि अगर आपके पास कोई मैनिफेस्टो है, क्योंकि हर पार्टी का मैनिफेस्टो अलग होता है, ठीक, उन्होंने कहा कि जी आप अपना मैनिफेस्टो पे अमल कर लीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप करके दिखाइए। अब हमारे ऊपर देखिए, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आगे पार्टियों में क्या है, मैं आपको जावेद इकबाल साहब बताऊँ। अभी मैं 31 साल से इलेक्ट हो रहा हूँ, मेरा सिर्फ इकोनॉमिक साइड है। कोई चैम्बर ऐसा नहीं जिसमें मेरी फैमिली प्रेसिडेंट ना हुई हो, इलेक्ट होगी, और पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 1 महीना हो गया, हम इंतजार कर रहे हैं कि मुल्क कितनी मुश्किल में है, कोई मशवरा हो जाए। एक मीटिंग नहीं हुई, कोई किसी ने बुलाया ही नहीं। लेकिन अभी वो काबीना नहीं बनी ना, काबीना भी नहीं बनी। काबीना से पहले आपस में हुकूमत साजी की देखिए, इतना देर हमारा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हमें तो एक घंटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा मुल्क बहुत बड़ी मुश्किल से, तो IMF का 23 प्रोग्राम में हम जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक। तो समझ नहीं आ रही, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी पार्टियों को भी कोशिश ज़्यादा, हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। ठीक है कि जो हमसे थोड़ा सा इख्तलाफात कर रहे हैं, वो बजाय के इख्तलाफ वहाँ करें। हुकूमत को बड़ा दिल रखना चाहिए ना, आपके कहने का मकसद ये है। हुकूमत का बड़ा दिल हमें करना चाहिए, वो तमाम लोगों को इकट्ठे लेके अपोजिशन को भी साथ लेके असेंबली में वो अवेला कर रहे हैं। आइए बैठे, हमारे पास कमेटियों में बैठे। लेकिन ऐसी सूरत में अब शकील साहब मैंडेट की जो बात करते हैं, अगर सुन्नी इत्तेहाद एतराज़ करती है कि जी हमें हमारी सीटें नहीं आई, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शंस करवाए हैं। वहाँ पे सारा मैंडेट ठीक है, और बाकी जगहों पे सारा मैंडेट जो है वो उस पर सवालात उठा रहे हैं। आप मैंडेट तस्लीम करने को ही तैयार नहीं है, एक ऐसे वक्त में कि जब तहरीक इंसाफ जो थी वो सब जगह हुकूमत कर रही थी। उस वक्त भी अगर आपको याद है तो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने कोई चैलेंज नहीं था, वहाँ पे उनकी अक्सरियत थी। तो फिर किस बुनियाद पे आप किसी के मैंडेट का एहतराम नहीं करते? देखें, इस अगर आप सियासत देखें तो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत रही एजिटेशन की सियासत है, या उनको कह लेंगे आप एग्रेसिव मूड के साथ वो पॉलिटिक्स करते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर आप इलेक्शन के ऊपर इतराज़ उठाते हैं तो बाकी पार्टी भी उसी इलेक्शन कमीशन के तहत जीत रही हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे आपने कहा कि अगर पिछले टेन्योर्स के अंदर देखें तो ये लगभग वही मैंडेट है, कोई इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। अगर इसमें कोई शक नहीं कि आपको उस वक्त वो तमाम स्पोर्ट्स मौजूद थी 2018 के अंदर, उस तमाम बैसाखियाँ आपको दी गई थी, उसके बावजूद भी आपको जब मेजोरिटी नहीं थी उस वक्त भी आपको MQM का, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का या बलूचिस्तान अवामी पार्टी का या दीगर जो पार्टीज थी उनके अलाइंस के साथ आपकी गवर्नमेंट बनी थी। तो ये और दूसरा, मैं जिसने शेख साहब ने कहा, ये अजीब मंतक है कि अगर आप एक 155 सीट्स के साथ आप एक अलाइंस के साथ बैठे हुए थे, उस वक्त आपने उस पार्लियामेंट को नहीं माना और आप जो है रिज़ाइन करके बाहर चले गए। आपकी गवर्नमेंट पंजाब के अंदर बनी, आपके CM मिन्नतें करते रहे, आपको समझाते रहे परवेज़ इलाही साहब, आप रिज़ाइन करके बाहर चले गए। तो आपकी पॉलिसी या आपका एक एजेंडा ये रहा कि मैं ना मानूं, बस मैंने नहीं मानना। तो ये बल्कि आप इससे बढ़कर देखें, अगर मसाइल की बात की जाए, ये इकानमी के मसाइल या ये दीगर चीज़ें कोविड से पहले भी थी और कोविड के बाद तो इसमें मज़ीद इजाफा हो गया था। तो एक ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन आपकी मिन्नतें कर रही थी कि आप मिसाकी जो है वो माशियत कर रहे हैं, इस वक्त इसकी ज़रूरत है
और आप उस वक्त ये कह रहे थे कि खबा मैं देखता हूँ, मैं इनके जो है जेलों में जाके मैं इनकी एसी उतार दूंगा। आप कोई और पॉलिटिकल लीडर कहीं जाता है, बाहर जाता है, तो वो अपनी उधर की आवाम को, अपने लोगों को एक होप दे के आता कि मैं ये जाके ये प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, और आप उधर गए और आपने कहा मैं तो जाके एसी उतार दूंगा। तो आपकी पॉलिटिक्स ये रही कि हमेशा कि पीपल्स पार्टी है इसको अंदर कर दो, नून लीग है इसको अंदर कर दो, फजल रहमान साहब ने ये क्यों स्टेटमेंट दी, इनको अंदर कर दो। तो आप अपने तौर पर ये करते रहे, और फिर जब आप अपोजिशन में गए, पीडीएम की हुकूमत आई, तो आपने एक वावीला मचा दिया, अपनी कंपेनें स्टार्ट कर दी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और वो ओवरसीज़ के अंदर आपने कंपेनें चलाई कि आपने पैसे नहीं भेजे। तो इस तरह का एक आपका रोल, आप अगर आप देखें तो हमेशा से आपका इनका रोल ये रहा, अगर कोई बैरून मुल्क से कोई आ रहा है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ रहा है, तो आपने धरने प्लान कर दी, आपने धरना दे दिया। तो ये अवाम भी अब इस बारे में मेरे ख्याल सोचती भी है और सोचेगी भी कि आपका एजेंडा क्या है। अगर आपका एजेंडा वाकई आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो अभी भी मैं कहूँगा देर नहीं हुई। आज भी आप जो है वो अपने जो आपने माजी के अंदर जो गलतियाँ की हैं उससे सीखें। उन्हीं गलतियों की बदौलत आज आप जो आपकी लीडरशिप जो है, पूरी लीडरशिप आपकी जो है वो जेलों के अंदर बैठी हुई है। और अगर अभी भी आपने ना सीखा तो मैं कहूँगा देखें पाकिस्तान तो उस तरफ जा रहा है। आपने अपनी साथ अपने जो आपके साथ जो लोग चल रहे हैं उनके साथ, उनकी फैमिलीज के साथ आपने क्या किया? आपने उनको उस तरफ ले गए कि 9 मई जैसा वाकया हुआ। आप इस तरह की प्लानिंग करते रहे कि हालांकि मेरा ख्याल जब आप इतनी बड़ी आपके पास एक्सपीरियंस थी तो आप उस वक्त बैठते, आप पॉलिसी बनाते कि हमने 2024 का इलेक्शन किस तरीके से लड़ना है, हमने पाकिस्तान को मसाइल से किस तरीके से निकालना है। आप उस वक्त बैठे प्लानिंग करते रहे कि फलां अदारे को किस तरह हमने क्रिटिसाइज करना है, फलां अदारे को अंडर प्रेशराइज हमने किस तरह करना है, फलां अपोजिशन को जो हमने वो किस तरीके से प्रेशराइज करना है। आपका सारी पॉलिटिक्स, आपकी सारी जो सियासत है इसके इर्द गिर्द घूमती है। और उसका आप देखें अभी भी असम्बली के जो इजलास हुए हैं, चाहे वो स्पीकर का इंतखाब था, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब था, उसके अंदर आपको वही चीज़ नज़र आई कि उसी तरीके से वही शोर शराबा, वही ईवान को मछली मंडी बना देना, वही बैनर उठा देना, वही तनकीद, वही गालम गलोच। तो अभी भी लगता नहीं कि आपने जो है वो माजी से सीखा है। अगर यही रविश रही तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप जो है आज इन सीट्स पे पहुंचे, तो शायद अगली दफ़ा इसी सियासत को ये अवाम जो है बिल्कुल रिजेक्ट करेगी और आप इन असम्बलियों से भी जो है मुझे बाहर होते नजर आते हैं। ये बैरिस्टर साहब इक़्तिदार से कम पर तो किसी सूरत में ऐसा लगता है कि शायद ऑपोजिशन राजी नहीं होगी। लेकिन अगर हम थोड़ा माजी में जाएं, पीपल्स पार्टी की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें, आप लोग ऑपोजिशन में रहे और बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की। अब दोनों जमातों ने, बड़ी जमातों ने सख्तियां बर्दाश्त की, फिर आपने निज़ाम को भी समझा और हक़ाइक़ को भी समझा, अपनी गलतियों को भी माना और एक नई इब्तिदा करके आप आगे बढ़े। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक बार पिछली हुकूमत जो साबिका तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो जब ख़त्म हुई और पीडीएम की हुकूमत, उसमें हम देख रहे थे कि साबिक वज़ीर ख़जाना 2 सूबाई वज़ीर ख़जाना को फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप IMF के साथ ताउन न करें, और अब फिर ख़त लिख दिया गया है। तो कुछ इस्लाह अहवाल की गुंजाइश बनती है या नहीं? देखिए, मैं नहीं समझता। आपने कहा ना कि वो इक़्तिदार से कम पे राजी नहीं होंगे, वो इक़्तिदार पे भी नहीं राजी होंगे। अभी भी मौका था, सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने इन्हें ऑफर की कि अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं तो करें, और लेकिन वो किसी से बात। अच्छा, फिर अपना इक़्तिदार जब था तो तब भी ये इक़्तिदार लेके खुश कब थे? फिर भी तो ये मुल्क के अंदर कोई सियासी इस्तेहकाम के लिए फ़ज़ा ही नहीं पैदा कर रहे थे। हम अपोजिशन वाले कह रहे थे कि आइए मिसाके मईशत करते हैं, आइए मुल्क को बैठ के कानून साजी करते हैं, मुल्क के लिए कोई बेहतरी करते हैं। और वो उधर से आवाज़ आती थी जो कि हुकूमती असलूब नहीं होता कि चोर डाकू मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं। तो ये कभी हुकूमतों का तो मैं समझता हूँ इन्हें हुकूमत भी दे के देख ली है। ना ये हुकूमत जोगे हैं, ना ये अपोजिशन जोगे हैं। असल में इनका मकसद जो है ये वही है जो आपने अभी जिस जानिब इशारा किया है कि पाकिस्तान को हम लोग तो चाहते हैं कि गर्दाब से निकले और वो चाहते हैं कि गर्दाब में फंसे। जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना चाह रही थी, IMF के साथ नेगोशिएट कर रही थी, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, उस वक्त वो जमात, उसका सरबराह, उसकी 2 सूबाई हुकूमतें इस तरफ लगी थी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करें। और अब भी देखिए कि जब रिजल्ट्स आए तो अब भी यही बात की गई कि मुल्क को, IMF को कहा गया कि आप कर्जा ना दें इन्हें और शराइत लागू करें, इलेक्शन के साथ करें। बताइए दुनिया भर में कौन होता है
कि जो अपने मुल्क के मसाइल हल करवाने की बजाय उन मसाइल को गंभीर करवाना चाहता हो। मुझे दुनिया का कोई मुल्क बताएं कि जहाँ पे ये बात की जाती हो। और ये साहब तो बात करते थे कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, हम कोई गुलाम थोड़ा हैं। ये कहते थे मैं IMF से कर्जा नहीं लूँगा, IMF से कर्जा लेने तो पहुँच गए, हमने कहते आप खुदकुशी करें। लेकिन इस पे तो शर्म आनी चाहिए और डूब मरने का मुकाम है कि आप आज IMF को कह रहे हैं कि तुम लोग अगर कर्जा दे रहे हो तो क्या वो खुदा के लिए दे रहे हैं? हम अगर ले रहे हैं तो हमने लुटाने भी हैं। तो वो कह रहे हैं कर्जा देने से पहले जैसे बनिए होते हैं वो आके आपके खुद मुख्तारी के ऊपर और आपकी वकार के ऊपर काबिज होते हैं। तो उसने कहा आप काबिज हो, पाकिस्तान को डिक्टेट करें, यहाँ पे वाइसराय बिठाएं, इनके इलेक्शंस को चेक करें। तो एक शख्स इस तरह की तासुब के अंदर अगर गिरफ्तार हो जाए तो फिर उसके लिए क्या कहा जा सकता है? खुदा ही हिदायत दे सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम इतना कहते हैं, देखिए कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, मैं जावेद साहब आपसे कहूँ, और अभी शेख साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, जो बात की मैं इनसे बिल्कुल एग्री हूँ कि जो हालात हो चुके हैं, मैंने पहले भी कहा कि प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी कैबिनेट को आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके साथ साथ पार्लियामेंट को अपनी खुद मुख्तारी को जिम्मेदारी के साथ अदा करना पड़ेगा। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट का रोल प्ले करना पड़ेगा और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब इंस्टीट्यूशन बनना पड़ेगा। आपने वो जरा बात उसे तफसील से नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे सेकंड करूं शेख साहब को कि अगर शेख साहब 30 साल से पार्लियामेंट के रुकन है और मैं इन्हें जानता हूं कि इकोनॉमिक अफेयर्स में ये एक बिल्कुल रखते हैं, बहुत नाव हाउस की रखते हैं, इनकी पूरी फैमिली से मैं वाकिफ हूँ, इनसे वाकिफ हूँ, इनकी एक्सपर्टीज से वाकिफ हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब इंस्टीट्यूशन होना होगा और ऐसे लोगों से फायदा लेना पड़ेगा जिन्हें लोगों ने भी मुंतखब किया है, वो आपकी पार्टी के साथ भी वफादार है। तो एक मेरे ख्याल से यही तो पार्लियामान का मकसद है कि कलेक्टिव विजडम हो, फिर कमिटीज काम करें, कमिटीज के कहने के ऊपर वजारतें काम करें और वजारतों के अंदर भी सिर्फ एक शख्स या फर्द वाहिद की अथॉरिटी ना हो, वहां पे ऐसे लोग बिठाए जाएं जो सीनियर भी हैं और जो बेहतर काम भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज अब मजीद अगर इन्हें इंस्टीट्यूशन ना बनाया तो सियासी निज़ाम भी नुकसान उठाएगा और पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम भी नुकसान उठाएगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को फौरी तौर पे अभी पहले 100 डेज में देखा जाएगा कि गवर्नमेंट की क्या तरजीहात होती हैं, तरजीहात का तयन कैसे किया जाता है, क्या पॉलिसीज दी जाती हैं, क्या गोल्स का टाइम पीरियड दिया जाता है और क्या गोल्स का तयन किया जाता है, ये देखा जाएगा। और फिर 1 साल तो हमेशा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए कि जिसमें अपनी उन पॉलिसीज को वो लागू करे और उसके रिजल्ट्स आवाम तक आए। तो मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्री हैंड दिया है मुस्लिम लीग नून को, हम कोई बिल्कुल उनके इंटरफेयर नहीं कर रहे कि आप फलां को वजीर बनाएं या ना बनाएं, पूरे इख्तियारात इनके पास हैं। ये अच्छे मिनिस्टर्स दे के आए, अच्छे करें, पार्लियामेंट एक काम करेगी, वहां पे रहनुमाई का भी काम करेगी, कानून साजी में मदद करेगी, जो प्रो पीपल लेजिस्लेशन होगी और ऊपर बैठा हुआ प्रेसिडेंट रहनुमाई भी देगा। तो मैं समझता हूँ इस वक्त अगर करना चाहें तो माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं फैसला साजी में देर की गई, कभी उधर मुशावरत, कभी उधर मुशावरत, कभी उधर मुशावरत, मैं समझता हूँ अब जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन मुशावरत के जो तरीकाकार है, गवर्नमेंट पावर लेती है पार्लियामेंट से और रहनुमाई लेती है प्रेसिडेंसी से, ये मिलके अगर करेंगे तो बहुत बेहतर काम हो सकता है। लेकिन अगर आप जितने चैनल्स खोलते जाएंगे रहनुमाई के लिए तो फैसला साजी में अगर देर होगी तो फिर नुकसान उठाया जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि गलतियों से सबक सीखते हुए अब फैसला साजी में देर नहीं। बिल्कुल ठीक है। कैसा शेख साहब, कितनी उम्मीद है कि 5 सालों के अंदर जो है हम देखेंगे पाकिस्तान अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो जाएगा? हमने बड़ी कमिटमेंट करनी है, बड़ी मेहनत से काम करना है और अनकन्वेंशनली काम करना है। देखिए जावेद इकबाल साहब, बड़ी अच्छी बात की है बैरिस्टर आमर हसन ने। पार्टियों को हमने इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाया, हमने कुछ सिंगल इंडिविजुअल्स मेहनत कर रहे हैं।
देखिए हुआ क्या है कि ये जो आज इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनी ना, उसमें इस्टेब्लिशमेंट में साथ बिल्कुल SIFC की शक्ल में SIFC जो बनी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, उसमें तमाम इदारों को शामिल किया गया। इस वक्त हमें वक्त ज़ाया नहीं करना। प्लानिंग जो आप मेरे से कह रहे थे ना कि अभी बनी नहीं, तमाम पार्टियां अपनी प्लानिंग पहले करती हैं, अपना होमवर्क करती हैं। हमारा होमवर्क किसी पार्टी का नहीं है। मैनिफेस्टो जो लिखा जाता है ना, वो भी एक शख्स मैनिफेस्टो बना देता है। हालांकि इसका ज़्यादा तो ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए। ज़्यादा लोगों की आप मशवरा करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी ना। हमें बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए पीपल पार्टी ने तो छोड़ दिया हमारे ऊपर, अब हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि बड़ी पार्टी है और काफ़ी अरसा से तजर्बा है उनको, हमें तो दिन रात इस पे काम करना है, क्योंकि 2% से ग्रोथ को 8% तक ले जाना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है जिस पे कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, उनको कर्जा ही नहीं मिलता। मैं तो फील्ड में होता हूँ, कर्जा ही उनको नहीं मिलता। 50%, वैसे तो रेट आप कहते हैं ना 20-22% बहुत ज़्यादा रेट है बैंकों का, उनको 50% भी वो अपनी खाद नहीं ले सकते, बीज नहीं ले सकते, और तमाम कर्जा सिर्फ चंद बड़ों को दिया जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी बात की कि SMEs को, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज मिलियंस हैं, हमारे सिर्फ चंद लोगों से मशवरा किया जाता है, चंद लोग ही उनको कर्जा मिलता है। पाकिस्तान की ऑफिशियल फिगर आपको मैं देता हूँ कि 93% कर्जा सिर्फ चंद लोगों को मिलता है। हालांकि मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी से हूँ। मैं आज से 37 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था। सिर्फ 7% उन मिलियंस लोगों को, और फिर उनके ऊपर इतनी मुश्किलात हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल लाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि टैक्स जो है वो डिटेल तक भी लाना चाहिए, लेकिन हमें डर इतना है कि जो ज़रा भी टैक्स नेट में आ जाए उसको ब्यूरोक्रेसी छोड़ती ही नहीं है। उस बेचारे के पास तो इतना फंड भी नहीं है कि वो चार्टर अकाउंटेंट्स और इनसे अपने डॉक्यूमेंट बनवाए, को आसान सिस्टम दे। तो ये प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आगे अगर बढ़ना है तो सिर्फ IMF से तो 23 बार IMF तो हल नहीं है ना। कर्जा लेकर कितना कर्जा हो गया हमारा, कोई 70% कौमी आमदनी का हमारा कर्जा है। और ये हुकूमत शुरू हुई 2018 में, तो 1 लाख रुपया फी कस कर्जा था, अब तकरीबन 1,60,000 रुपया फी कस कर्जा हो गया। अब कर्जा ले के, और फाइनेंस मिनिस्टर का सिर्फ हमारे ये काम रह गया है कि कर्जा कैसे वसूल करना है, और उस कर्जे का सारा उनको ये काम है कि कैसे वापस करना है। भाई असल काम तो ये है कि आप मुल्क में ग्रोथ किस तरह से SMEs को डेवलप किस, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। देखिए ना, इंडिया हमारे सामने है, ईस्ट पंजाब में जो उनका आउटपुट है, जो उनकी फसल हो रही है, तो ये हम टेक्नोलॉजी इसको ठीक करें। तो हमें बहुत मकसद, ये आसान काम नहीं है। ये जो चैलेंज हमें मिला है ना, देखिए लोग बहुत बेसब्रे हुए हैं। हम हल्कों में जाते हैं, वो समझ रहे महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, और वो बेचारे रोते हैं हमारे सामने, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमें सबको मिल के, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, यही इलाका है जो डेवलप हो रहा है। मैं बार बार ये जोर दे रहा हूँ, सिर्फ हमारा इलाका डेवलप, हमें छोड़ के बाकी सारा इलाका डेवलप हो रहा है। अगर हम सही तरह पॉलिसी, कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाएं, पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। वक्त भी खत्म हो रहा है, स्ट्रक्चर करें, बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेर साहब, आप होप भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अहमद साहब आपका, बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि मसाइल हैं नई मुंतखब हुकूमत के सामने, लेकिन एक कमिटमेंट हमें नज़र आती है, और अब एक सियासी इस्तेहकाम की जानिब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सियासी इस्तेहकाम जो है ये अवलीन शर्त है पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम के लिए, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है वो अवामी मसाइल से बाखबर भी है और उसके हल के लिए फौरी इक़दामात भी उठाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।